हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक प्लिंथ एरिया, कारपेट एरिया और फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने प्लिंथ एरिया के बारे में। प्लिंथ एरिया होता क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज कवर्ड एरिया। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है कवर्ड एरिया। तो जब भी हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ पे जो कवर्ड एरिया दिखता है वो हमारे पास प्लिंथ एरिया भी कहलाता है। The area which is surrounded by the boundary wall is called plot area. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने कोई ज़मीन खरीदी है और हमने कोई हमारी पर्टिकुलर बाउंड्री होगी कि हमने इतनी बड़ी ज़मीन खरीदी है, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाता है? कंप्लीट एरिया। पूरा का पूरा कंप्लीट एरिया क्या कहलाता है? ये पूरा का पूरा कंप्लीट एरिया कहलाता है प्लॉट एरिया। अब जितना भी हमारे पास प्लॉट, जितनी भी ज़मीन हमने खरीदी वो पूरा का पूरा हमारे पास क्या कहला जाता है? प्लॉट एरिया कहलाता है। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एज पर वहाँ की जो हमारे पास लोकल गवर्नमेंट होती है, जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, अगर हम सिटीज़ में रह रहे हैं तो वहाँ का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगा, अगर हम टाउन में रह रहे हैं तो वहाँ का लोकल कॉरपोरेशन होगा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और गांव में रह रहे हैं तो वहाँ पे जो पंचायत होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम जितने भी हमारे जितना भी एरिया खरीदा है उस एरिया को क्या बोलते हैं? प्लॉट एरिया। हमने जितना भी एरिया खरीदा है उसके कंप्लीट पूरे 100% पार्ट पे हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। हमें कुछ ना कुछ पार्ट क्या करना होगा? खाली छोड़ना होगा। अब ये पार्ट, ये क्या बोला कि कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, मतलब कहीं ना कहीं हमें क्या करना है? कुछ ज़मीन हमें छोड़नी है, फ्री स्पेस छोड़ना है। अब ये फ्री स्पेस क्यों छोड़ा जाता है कि सपोज करिए कि आपकी जितनी ज़मीन थी आपने पूरा कंस्ट्रक्शन कर लिया, आपके पड़ोसी की जितनी ज़मीन थी उसने भी कोई ज़मीन नहीं छोड़ी, उसने भी पूरा कंस्ट्रक्शन कर दिया, उसके पड़ोसी की जो ज़मीन थी वो, ऐसे अगर सारी जगह पे कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो आपके घरों में जो हवा आएगी उसके लिए भी जगह नहीं बचेगा, क्योंकि सारे क्या हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कहीं पे फ्री स्पेस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैपन ना हो, इसलिए वहाँ का लोकल गवर्नमेंट क्या बोलता है कि हमें क्या करना है? फ्री स्पेस प्रोवाइड करना है। तो हम जितना फ्री स्पेस छोड़ दिए, जितनी ज़मीन हम छोड़ दिए उस ज़मीन को बोलते हैं, जितना हमने पूरा खरीदा वो तो प्लॉट एरिया, जितना हमने छोड़ दिया है वो हमारे पास क्या रहता है? सेट बैक एरिया। या सिंपल वर्ड में बात करें कि ए पर्सन की, सिंपल वर्ड, अ पर्सन इन ए सिटी और टाउन नोन एज ए प्लॉट एरिया, कि जब हमारे पास कोई पर्सन जितनी ज़मीन खरीदता है, जितनी ज़मीन खरीदता है उसके द्वारा उसके द्वारा खरीदा गया जितना भी ज़मीन क्या कहलाता है? प्लॉट एरिया कहलाता है। अब हमें पता है कि एज पर द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अथॉरिटी, कि वहाँ की लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अथॉरिटी होगी, उस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ों की क्या होती है? ज़रूरत होती है खाली जगह छोड़ने की। तो वो क्या करते हैं? खाली स्पेस छोड़ने को बोलते हैं बिल्डिंग के अराउंड। तो जब बिल्डिंग के आसपास खाली जगह छोड़ने को बोलेंगे तो वो खाली जगह क्या कहलाता है? वो खाली जगह सेट बैक एरिया कहलाता है। अब हमारे पास बात आती है कि सेटबैक एरिया के बाद जितनी ज़मीन खरीदी थी, सपोज अब बड़ा सा इमेज लेके हम कंसीडर करते हैं कि इतना ज़मीन हमने क्या बोला? कंस्ट्रक्शन करने के लिए इतना ज़मीन हमने खरीद लिया था। अब इस पूरे ज़मीन में से हमने क्या किया कि उस एज पर गवर्नमेंट अथॉरिटी के अनुसार थोड़ी सी जगह आगे से, अगर मेन रोड इधर है, अगर हम ये मान रहे हैं कि इधर से हमारे पास रोड जा रहा है और हमने रोड की साइड से थोड़ी सी ज़मीन क्या की? छोड़ दी, और इतने पार्ट पे हमने क्या किया? घर अपना बना लिया। जब हमने इतने पार्ट पे अपना घर बना लिया तो जितने पार्ट पे हमने घर बना लिया वो पूरा का पूरा घर, पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? वो हमारे पास कहलाएगा ये प्लिंथ एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्लिंथ एरिया कहलाएगा। और जितना हमारे पास कंस्ट्रक्शन एरिया था, लाइक हमारे पास जो ये ज़मीन थी, इतनी ज़मीन हमने खरीदने की बात की थी, इतना हमने ज़मीन की बात की थी, कितना ज़मीन हमने खरीदी, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? जो येलो कलर से आपको शो हो रहा है ये कहलाता है प्लॉट एरिया। ये हमारे पास क्या है? एक प्लॉट है, पूरा का पूरा जो हमने खरीदा है वो प्लॉट है, इसलिए उसको प्लॉट एरिया बोलते हैं, और ये प्लिंथ है इसलिए इसको प्लिंथ एरिया बोलते हैं। दो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जितनी ज़मीन हमने पीछे हट गए, जितनी ज़मीन को हमने क्या किया? छोड़ दिया फ्री स्पेस के लिए, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं किया, ये हमारे पास फ्री स्पेस है, तो इस फ्री स्पेस वाली जगह को क्या बोलते हैं? ये कहलाता है हमारे पास सेट बैक। क्या कहलाता है? सेट बैक एरिया कहलाता है। तो ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। तो द रिमेनिंग एरिया, जो हमारे पास रिमेनिंग एरिया है, जो हमारे पास बचा हुआ एरिया है, किसके बाद? सेटबैक के बाद। जो हमने ज़मीन छोड़ दी, हमारी जो ज़मीन छोड़ दी, खाली स्पेस छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? लोकल म्यूनसिपल अथॉरिटी के कहने के अकॉर्डिंग। उसके बाद जितने भी एरिया पे हमने कंस्ट्रक्शन किया वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? प्लिंथ एरिया। जैसे इसमें दिख रहा है कि घर बनाया गया है, तो घर क्या दिख रहा है कि पूरा का पूरा जितने भी एरिया पे हमने घर बनाया वो पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाता है? प्लिंथ एरिया कहलाता है। इसमें यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक
और चौड़ाई में बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें हम वॉल की थिकनेस, ये जो दीवारों की चौड़ाई है, ये भी कंसीडर करते हैं, मान के चलते हैं कि प्लिंथ एरिया में सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो द रिमेनिंग एरिया फॉर द टोटल बिल्डिंग इज रिफर्ड एज प्लिंथ एरिया। सो प्लिंथ एरिया को बिल्टअप एरिया भी बोलते हैं। अब प्लिंथ एरिया में हमें क्या क्या चीज़ें कवर नहीं होती, तो अगर हमारे पास बीच में कहीं कुआं आ रहा होगा, वेल स्ट्रक्चर अगर पहले के ज़माने में आता था, आजकल घर में लोग कुएं नहीं खुलवाते, जो भी स्टोरेज टैंक होगा उसको भी नहीं कंसीडर करेंगे। अब स्टोरेज टैंक के लिए भी क्या किया जाता है, छत के ऊपर जनरली वाटर टैंक लगवा देते हैं। ओपन वरांडा है, अगर कोई वरांडा है ओपन है तो उसको भी प्लिंथ एरिया में काउंट नहीं होगा। कोई रैंप होगा, कहीं पे रैंप मतलब सीढ़ियाँ टाइप में, कहीं पे कंपाउंड वॉल होगा। कंपाउंड वॉल वही काम करता है कि हमारे पूरे प्लॉट को कवर करने का काम करता है। या फिर कहीं पे अनकवर्ड स्टेयर केस है, कि स्टेयर केस मतलब सीढ़ी, अगर कोई सीढ़ी है और वो कवर्ड नहीं है मतलब खुली सीढ़ी है, तो उसको भी प्लिंथ एरिया में कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमने क्या बोला कि इन द अदर वर्ड, अगर फॉर्मूले की बात करें तो प्लिंथ एरिया किसके बराबर आएगा, तो प्लिंथ एरिया इक्वल टू प्लॉट एरिया माइनस सेटबैक एरिया। जितना हमने टोटल ज़मीन खरीदा उसमें से जितना हमने खाली स्पेस छोड़ दिया और बाकी जितने पार्ट पे हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, जितने पार्ट पे हमने क्या किया, घर को बनाया है, उतना पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाता है, प्लिंथ एरिया कहलाता है। इसके बाद दूसरा आता है कारपेट एरिया। कारपेट का मतलब क्या होता है, कारपेट का जनरली मतलब या तो चद्दर बोलते हैं या फिर चटाई बोलते हैं। तो घर का वो पार्ट जहाँ पे हम चद्दर बिछा सकते हैं या चटाई का यूज कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, कारपेट एरिया कहलाता है। इट इज इक्वल टू प्लिंथ एरिया माइनस क्या है, एरिया ऑक्यूपाइड बाय द वॉल एंड कॉलम। जैसे अभी प्रीवियस डायग्राम में हमने इमेज में देखा था कि प्लिंथ एरिया में हम क्या मानते थे, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ मानते थे, और चौड़ाई में बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई मानते थे। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि ये दीवारों की जो चौड़ाई है, इस दीवारों की चौड़ाई का हम कभी भी यूज नहीं कर पाते, हम वहाँ पे चद्दर नहीं बिछा सकते, इसलिए दीवारों की चौड़ाई का जो एरिया होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो दूसरे टर्म्स में आप जैसे भी समझना चाहें आप दोनों तरह से समझ सकते हैं, या तो ये समझ सकते हैं कि जितने भी ये दीवार होते हैं उनकी लंबाई चौड़ाई को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है क्या, प्लेन कारपेट एरिया। जैसे यहाँ पे फॉर्मूले के बेसिस पे भी बताया गया है कि जो कारपेट एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, प्लिंथ एरिया माइनस एरिया अंडर वॉल, कि जो भी वॉल का एरिया होगा उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एरिया अंडर वॉल उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो हमने ये क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब बात करते हैं कि अगर मोर सिंप्लीफाई वर्ड में बात करें तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे वेयर वी कैन ले डाउन द कारपेट, कि जहाँ हम कारपेट बिछा सकते हैं वो हमारे पास कारपेट एरिया कहलाता है। इतनी चीज़ें सबको समझ में आ गई दोनों डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता क्या है, किसको फ्लोर स्पेस इंडेक्स बोलते हैं, तो ये चीज़ें आप देखिए ध्यान से। बोला क्या है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, या इसी को दूसरे नाम से जानते हैं फ्लोर एरिया रेशियो। तो जो आपको मोस्टली क्वेश्चन आपके जो पूछे जाते हैं वो यही बताए जाते हैं कि इसको क्या बोला जाता है, फ्लोर एरिया रेशियो बोला जाता है। अब ये होता क्या है, तो अब अगर भी आपको कहीं दिखेगा तो वो फ्लोर एरिया रेशियो के टर्म्स में ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है कि इसको बोलते हैं फ्लोर एरिया रेशियो। अब ये होता क्या है, नाम में पता है क्या है, रेशियो, फ्लोर एरिया रेशियो। अगर इसमें टर्म में ही रेशियो लगा है मतलब किसी न किसी पॉइंट का रेशियो होगा। किसका रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल परमिजिबल कंस्ट्रक्शन एरिया। क्या, टोटल परमिजिबल कंस्ट्रक्शन एरिया टू एरिया ऑफ द प्लॉट। किसका किसका रेशियो है, कि टोटल हमने कंस्ट्रक्शन कितना किया डिवाइड बाई टोटल प्लॉट एरिया। अगर इसको अब दूसरी चीज़ है फ्लोर एरिया रेशियो, वेर इज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये जगह से जगह पर इसकी वैल्यू बदलती रहती है, प्लेस टू प्लेस इसकी वैल्यू बदलती रहती है, और टाइप ऑफ बिल्डिंग पे इसकी वैल्यू बदलती रहती है। किसके बराबर लिख सकते हैं, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, इसी को बोलते हैं फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फ्लोर एरिया रेशियो, FAR या FSI, दोनों में से आप कुछ भी बोल लो। क्या होता है, टोटल स्पेस कवर्ड इन ऑल फ्लोर। क्यों, क्या बोला था, टोटल परमिजिबल कंस्ट्रक्शन, कि अगर हमने जैसे सपोज कि एक बिल्डिंग है, अब इसको आप समझाने की कोशिश करते हैं इस न्यूमेरिकल के थ्रू। न्यूमेरिकल के थ्रू समझाएं उससे पहले कि अगर कोई बिल्डिंग है उस पर टोटल हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, एक मंजिला मकान बना दिया, 2 मंजिला बना दिया, 3 मंजिला बना दिया, 4 मंजिला, तो मंजिलें तो बढ़ रही हैं लेकिन प्लॉट एरिया क्या हो गया, सेम रहा। अगर एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो एग्जाम्पल में हम इस टर्म्स को छोड़िए, पहले इस टर्म्स देखिए। अगर हम ये सपोज करें कि हमारे पास 100 क्या है 1000 स्क्वायर फुट की कोई ज़मीन है, आप लेटेस्ट एज्यूम करें कि आपके पास एक ज़मीन है जिसका एरिया क्या है 100
की जगह क्या लिख दिए हैं, 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन है। ये टोटल, अगर आपकी टोटल इतनी ज़मीन है मतलब ये आपके लिए क्या हो गया, प्लॉट एरिया हो गया। इतनी चीज़ें समझ में आ गई कि ये टोटल आपका क्या हो गया, प्लॉट एरिया हो गया। अब इसी के बेसिस पे क्या बोल रहा है कि आपने इस पे जो घर बनाया है वो घर कितना बना दिया, 1500 स्क्वायर फुट का घर बना दिया। अब आपने कुछ जगह खाली छोड़ी, आपने सपोज करो इतनी जगह खाली छोड़ी और इतने पार्ट में आपने घर बनवा दिया। अब इतने पार्ट में घर बनवाया तो आपने एक फ्लोर बनवाया है तो ऑब्वियसली आपका कितना बड़ा, सपोज करिए आपने इसमें क्या किया, 250 जो हमारे पास था 250 स्क्वायर फुट आपने क्या किया, इस खाली छोड़ दिया। और कितने पे कंस्ट्रक्शन कराया, 750 स्क्वायर फीट पे कराया और 2 मंजिला घर बनवा दिया तो कितना हो जाएगा, 1500 स्क्वायर फुट हो जाएगा। 1500 आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इस केसेज में फ्लोर एरिया क्या हो जाएगा, 1500 डिवाइड बाई 1000 क्या आ जाएगा, टोटल आपने कंस्ट्रक्शन कितना कर दिया, 1500 स्क्वायर फुट का। प्लॉट एरिया कितना है, 1000 का, तो 1500 में आप 1000 का भाग देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 आ जाएगी। और वही चीज़ें यहाँ पे एक लाइन में एक न्यूमेरिकल में समझाया गया है कि यहाँ पे 1.5 कहाँ से आया, तो 1500 में हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। होता क्या है, टोटल फ्लोर एरिया कि टोटल हमारे पास कितना, ऑल फ्लोर पे कितना एरिया है डिवाइड बाई प्लॉट का एरिया। अब यहाँ पे देखिए आपको ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं कि ये प्लॉट का एरिया आप बदल नहीं सकते। आपने जितनी ज़मीन खरीदी है उसको ज़्यादा या कम नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग ये फ्लोर का जो टोटल एरिया आ रहा है इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे एक फ्लोर बनाया आपका 100 स्क्वायर फुट आ रहा है, 2 फ्लोर बना देंगे तो 200 स्क्वायर फीट आ जाएगा, तीसरा बनवाएंगे तो 300 स्क्वायर फीट आएगा। लेकिन जो प्लॉट का एरिया वो तो फिक्स है। अब ये थोड़ी है कि 3 मंजिले मकान बनाएंगे तो ज़मीन हमारी अपने आप बढ़ जाएगी, वो तो बढ़ने वाली नहीं है। बढ़ने वाली है क्या, तो बढ़ने वाला हमारा टोटल फ्लोर स्पेस है, ना कि फ्लोर एरिया रेशियो। अब इसके बेसिस पे एक नया टर्म्स आता है जिसको बोलते हैं बिल्डिंग बाय लॉ। ये थोड़ा सा 2-5 नंबर में आपको थोड़ा सा क्या है कि अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी तक। इन सब में होता क्या है, बेसिक चीज़ें हैं जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि व्हेन एवर देयर इज ए कंस्ट्रक्शन वर्क प्लान, कि जब भी हम क्या करते हैं कोई कंस्ट्रक्शन वर्क का प्लान करते हैं तो उन सब केसेज में फर्स्टली हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के बाद their main question arise during designing is what thing one kept in mind while designing, कि वहाँ पे हम जब डिजाइनिंग करते हैं तो हमारे पास डिजाइनिंग करने से पहले कुछ चीज़ें हमारे पास माइंड में आनी चाहिए। और वो जो कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ रूल एंड रेगुलेशन आते हैं, वही रूल एंड रेगुलेशन क्या कहलाते हैं, बिल्डिंग बाय लॉज कहलाते हैं। अब बिल्डिंग बाय लॉज शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं तो इसमें लिखा होता है बिल्डिंग बाय लॉज। क्या होता है, दीज आर रूल एंड रेगुलेशन, क्या है, कुछ रूल एंड रेगुलेशन है सेट फोर्थ बाई, ये किसके द्वारा सेट किया गया, किसके द्वारा बनाया गया है, बाय द कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी, जो उस समय अभी कंसर्न मतलब तत्कालिक जो वहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है। और उस चीज़ को अपडेट किया जाता है टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है एक बार बना दिया तो लाइफ टाइम चलेगा, उसको क्या किया जाता है, टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। दीज रेगुलेशन गाइड, जो ये रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जो रूल्स बनाए जाते हैं, ये हमें गाइड करते हैं अबाउट व्हाट टू कंस्ट्रक्ट एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट एंड वेयर टू कंस्ट्रक्ट, कि हमें क्या बनाना है, कितनी ज़मीन पे बनाना है, कितने दरख्त से बनाना है कि हमारे पास सूटेबल मैक्सिमम यूज हम यूटिलाइज कर पाएँ। तो प्रॉपर्ली इन्होंने क्या कहा कि जो हमने सेट बैक एरिया की बात की थी कि हम कुछ ज़मीन छोड़ते हैं, वो क्यों छोड़ते हैं, वो बिल्डिंग बाय लॉज में लिखा होता है कि हमें इतने पार्ट पे कंस्ट्रक्शन करना है, इसलिए हमें कुछ पार्ट छोड़ना पड़ता है। All the government and non-government authority work according to building by law applicable to their locality। हर गवर्नमेंट की एजेंसी की बात हो रही है, ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट अथॉरिटी, चाहे कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो गवर्नमेंट का हो या गवर्नमेंट का नहीं प्राइवेट हो तो उसको बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट। सबके लिए सारे लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग बाय लॉज ही काम करते हैं। अगर वो बिल्डिंग बाय लॉज काम नहीं किए तो उनके बनाए गए कंस्ट्रक्शन पार्ट को क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। इसके अलावा एनी बिल्डिंग प्लान सबमिटेड टू द अथॉरिटी, कि कोई बिल्डिंग का आपने प्लान बनाया है और उसको प्रॉपरली बिल्डिंग बाय लॉ के अकॉर्डिंग नहीं बनाया है, नॉट एडेयर, जो उनकी जो पैरामीटर उन्होंने दिया था उसको फुलफिल फॉलो नहीं किया है, तो वो पास नहीं होता, वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है।
आपका घर अलवर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हो या कहीं पे भी हो, आप कुछ पार्ट क्या करते हैं, अपनी ज़मीन का खाली स्पेस छोड़ना पड़ता है। अदरवाइज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले क्या करेंगे, आपके पार्ट अपने घर पे बुलडोजर चला देंगे, आपके घर को तुड़वा देंगे। तो वो कितने पार्ट पे कंस्ट्रक्शन करना है, ये वहाँ की लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी तय करती है। अलवर का अथॉरिटी तय करेगा अलवर की ज़मीन पर घर बनाने के लिए, ना कि दिल्ली की अथॉरिटी या जयपुर की अथॉरिटी। अगर आप जयपुर में घर बना रहे हैं तो जयपुर की अथॉरिटी तय करेगी, ना कि दिल्ली की अथॉरिटी। सिमिलर वे में आप अगर किसी गांव में घर बना रहे हैं तो आपकी वो ग्राम पंचायत का जो रूल एंड रेगुलेशन होगा वो फॉलो होगा, ना कि कहीं किसी सिटी का फॉलो होगा। तो ये क्या था, बिल्डिंग बाय लॉ टाइम टू टाइम क्या होता है, बदलता रहता है और इसी के बेसिस पे हमें डिस्कशन करते रहते हैं। उसमें अपडेशन भी होता है टाइम टू टाइम। द बिल्डिंग बाय लॉ शुड बी फॉलोड बाय स्ट्रिक्टली, हर किसी पे स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, हर किसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है बिल्डिंग बाय लॉ को, बाय द एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो इंडिया में है तो उसके रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सनलाइट और वेंटिलेशन का। ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंस है किसके कंपेरिजन में, ये इसके कंपेरिजन में जो हमने बिल्डिंग बाय लॉ पढ़ा था। हमारे लिए बिल्डिंग बाय लॉ ज़्यादा कंपलसरी है। अब गुड, अगर हम बात करें कि हमारे पास जो घर बनते हैं, घरों में क्या होना चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए। हमारे पास अगर लाइट जो है, अगर चाहे नाइट की बात चाहे डे की बात करें, बहुत ज़्यादा लाइट की बात नहीं हो रही है, टू मच लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट की बात नहीं हो रही है, बट सफिशिएंट लाइट, एक सुविधाजनक लाइट अगर नहीं है हमारे पास, हमारे घरों तक नहीं आ रही है तो हमारे लिए नुकसान होता है। इसीलिए नॉट टू मच लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं, एक सफिशिएंट लाइट फ्री फ्रॉम ग्लेयर, इट शुड बी कम फ्रॉम द राइट डायरेक्शन, कि जो घरों में जो हमारे पास लाइट आ रही है वो राइट डायरेक्शन से आनी चाहिए। अब लाइट आने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, अगर ना आए तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एसेंशियल क्या है, ज़रूरतें क्या हैं। लाइट से क्या होगा, टू क्रिएट प्लेजिंग एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। लाइट से हमारे पास क्या होती है, हेल्दी इन्वायरमेंट की बात आ रही है। हम बिल्डिंग पढ़ रहे हैं और इस लेक्चर से जस्ट पहले आपने टाइप्स ऑफ बिल्डिंग पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग है। तो हम किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर एक टाइप की बिल्डिंग कर रहे हैं कि हर एक टाइप की बिल्डिंग में जैसे ही लाइट आएगी वहाँ पे हेल्दी इन्वायरमेंट बनता है। अंधेरे में, जैसे अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में कोई लेबर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, वो अंधेरे में काम कैसे करेगा, उसके लिए तो लाइट एसेंशियल होगा, उसके लिए प्रकाश तो चाहिए। यहाँ पे लाइट का मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से नहीं है, यहाँ पे लाइट का मतलब है सनलाइट, धूप की बात हो रही है, उजाले की बात हो रही है, प्रकाश की बात हो रही है। दूसरी चीज़, टू प्रमोट द एक्टिविटीज़ कैरिड इन द बिल्डिंग लाइक फैक्ट्रीज, कि अगर कोई फैक्ट्रीज में कोई काम चल रहा है तो वो प्रमोट हो जाएगा, मीन्स आसानी से और आगे और ज़्यादा काम हो सकता है। टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ द पीपल इनसाइड द बिल्डिंग, कि अगर अंधेरा है तो उसमें सेफ्टी नहीं होती है, अगर उजाला होता है तो वहाँ पे सेफ्टी होने के ज़्यादा चांस होते हैं। अंधेरे में आप कहीं अपने घर में इधर उधर घूमेंगे, कहीं दीवार से टकरा जाएंगे या कहीं पे सामान रखा उसे टकरा जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास हेल्दी जो हमारे पास लाइट आनी चाहिए। गुड लाइटिंग इज अचीव्ड बाई, अब ये लाइटिंग आनी चाहिए तो आएगी कैसे, तो ये जो लाइटिंग का प्रोसीजर होता है कि कहाँ से आता है, कैसे आता है, तो गुड लाइटिंग, अच्छी लाइटिंग घरों में जो अचीव की जाती है वो किसके थ्रू, बाय द विंडो बनाई जाती है, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या कमर्शियल बिल्डिंग हो। विंडो का मतलब खिड़की बना के क्या करते हैं, लाइटिंग को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एडमिट द लाइट फॉर गुड सीइंग एज पर द रिक्वायरमेंट फॉर द रूम ऑल्सो, कि हमारे पास डायरेक्ट अगर आ रहा है सनलाइट तो वो भी हमारे पास ज़रूरत होती है। तो अच्छी लाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लाइट है तो जो क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा उसमें तेज तीव्रता है, बहुत ज़्यादा ग्लेयर है, बहुत ज़्यादा चमक है, तो ऐसी भी लाइट को क्या करते हैं, हमारे विजुअल को डिस्कम्फर्ट कर देती है। कि अचानक सूर्य की डायरेक्ट गर्मियों के दिनों में बहुत टिमटिमाती हुई धूप हमारे डायरेक्ट आंखों में पड़ रही है, तो वो भी ऐसी भी लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ग्लासेस का यूज किया जाता है, विंडो के ऊपर ग्लास लगा दिए जाते हैं। तो हमने सनलाइट की बात कर ली, अब वेंटिलेशन की बात करते हैं। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है कि हवा का मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह पे, हमारे बिल्डिंग में हवा का मूवमेंट बना होना चाहिए। अब ये कैसे बना होता है, क्यों बना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। वेंटिलेशन इज रिफर्ड एज द सप्लाई ऑफ आउटसाइड एयर इनटू द बिल्डिंग, कि बाहर की कोई हवा हमारे घर के अंदर आए और अंदर की हवा बाहर जाए, ये सर्कुलेशन बना रहे, तो उसी को बोलते हैं वेंटिलेशन। इसके लिए क्या प्रोवाइड किए जाते हैं, या तो विंडो के थ्रू आ जाते हैं या फिर कोई और ओपनिंग है जहाँ से हवा आ या जा सकता है। अब इसके चलते क्या होगा,
कि हमारा घर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा या बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगा। जितने भी हमारे पास वेपर प्रेशर होते हैं, वेपर प्रेशर की बात करें या बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड द बिल्डिंग, कि इनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं रहेगा, हवा का सर्कुलेशन बना रहेगा। तो जितना टेम्परेचर बाहर है उतना ही टेम्परेचर घर में भी क्या होता है, मेंटेन रहता है। वेंटिलेशन ऑफ द बिल्डिंग इज एसेंशियल, कि वेंटिलेशन बिल्डिंग की भी ज़रूरत होती है बिकॉज ऑफ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, कि हमारे पास बहुत सारे रिक्वायरमेंट होते हैं फंडामेंटल, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, रिक्वायरमेंट पड़ती है। पहला चीज़ टू क्रिएट देयर मूवमेंट, हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास मूवमेंट नहीं हो पा रही एयर की, तो वेंटिलेशन का क्या करते हैं, हम बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। लाइक अगर जहाँ पे ये सारी एक्टिविटी नहीं है कि ऑटोमेटिकली मूवमेंट हो पाए, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, फ़ैन का यूज़ किया जाता है। जितने भी हमारे पास पंखे होते हैं, अब ये फ़ैन किसी भी टाइप के हो सकते हैं, या तो सीलिंग फ़ैन हो सकते हैं जो छत में लगे हुए हों, या फिर स्टैंड फ़ैन हो सकते हैं जो स्टैंड पे रहते हैं। टू मेंटेन कंडीशन सुटेबल टू द कॉन्सेप्ट जो कॉन्टेक्ट ऑफ स्पेस, जो खाली आसपास की जगह है उसमें ये सूटेबल रहे। टू प्रिवेंट अंडर कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी, कि जो हमारे पास बॉडी है, घरों के अंदर कहीं फ्यूम बन गया, कोई बैक्टीरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नमी है, तो वो नमी को भी क्या करता है, हवा का सर्कुलेशन बना रहेगा, तो मॉइस्चर जो नमी है वो रिमूव हो जाएगी, सूख जाती है। टू रिमूव द प्रोडक्ट ऑफ कंबंसन, घरों के अंदर अगर कहीं किस खाना बनाते समय लाइक किचन में अगर कहीं कंबंसन हुआ, कहीं कुछ जल रहा है, तो वहाँ से डिफरेंट टाइप के फ्यूम्स जनरेट होंगे, धुआं जनरेट होगा, वो धुआं को क्या करेगा, ये बाहर पहुँचा देगा और घरों में पॉल्यूशन होने से बच जाएगा। दूसरी चीज़ कि अब ये कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो जितने भी घर होते हैं तो नेचुरल वेंटिलेशन इज प्रोवाइडेड थ्रू विंडो या वेंटिलेटर, या तो विंडो के थ्रू या वेंटिलेटर के थ्रू क्या किया जाता है, नेचुरल जो हमारे पास वेंटिलेशन होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। जबकि वेयर एज द आर्टिफिशियल वेंटिल जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिसे हमारे पास फ़ैन हुए, जिसे भी हमने फ़ैन की बात की थी कि घरों में जहाँ पे अगर ये नेचुरल वेंटिलेशन पॉसिबल नहीं है वहाँ पे हम आर्टिफिशियल वेंटिलेटर का यूज करते हैं, फ़ैन चला देते हैं। ये तो हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें थी जिनके बारे में हमने जाना, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।